हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 का एसएसटी पढ़ेंगे। लेसन नंबर 12 है जनपद्स एंड महाजनपद्स। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जनपद्स और महाजनपद्स क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन द अर्लियर चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द वैदिक सिविलाइजेशन एंड द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल। ये पिछले चैप्टर में आप सब ने पढ़ा था कि वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में और वैदिक सिविलाइजेशन में लोगों का सोशल और पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, सामाजिक और राजनीतिक जीवन कैसा था, इसके बारे में पढ़ा था। द सोसाइटी एट दैट टाइम वाज एडवांस्ड। उस समय का जो सोसाइटी था वो काफ़ी एडवांस था। टाउन्स, सिटीज़ एंड इवन किंगडम्स और जनपद्स हैड कम अप टुवार्ड्स द लेटर वैदिक पीरियड्स। तो ये जो जैसा कि आपने पढ़ा था, जो वैदिक सिविलाइजेशन था वो क्या था, वो एक वहाँ के जो था वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। लेकिन उसमें भी जो है वैदिक सिविलाइजेशन को 2 पार्ट्स में बांटा गया था, ऋग वैदिक और लेटर वैदिक में। तो ऋग वैद तो पूरी तरह से ग्राम विलेज था वहाँ पर उसमें उस समय, लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड था उस समय टाउन सिटीज़ जो थे अब धीरे धीरे डेवलप होने लग गए थे और किंगडम्स भी अब आने लगे थे। किंगडम्स यानी कि जनपद जो है अब वो लेटर वैदिक पीरियड में उभरने लगे थे, धीरे धीरे विकसित होने लगे थे। In this chapter, we shall study about Janpads and Mahajanpads that existed around 600 BCE in India। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे जनपद और महाजनपद के बारे में, जो कि लगभग 600 BCE में के आसपास इंडिया में उभर के सामने आया था। The scriptures of Buddhism, Jainism and the traditional literatures are the sources of our informations। तो इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में। जो हमारे हिस्ट्रियंस थे जिन्होंने लिखे इसके बारे में, तो उसके लिए उनको सोर्स मटेरियल कहाँ से मिला, कहाँ से पता चला। तो इसका जो सोर्स मटेरियल था वो बुद्धिज़्म यानी कि जो बौद्ध धर्म के थे उनके जो स्क्रिप्चर्स हैं, जैन धर्म के हैं, और कुछ ट्रेडिशनल लिटरेचर जो थे, पुराण थे, उन सब से हमें जनपद और महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलती है। वही हमारे इसके इंफॉर्मेशंस के सोर्सेज हैं। ए रीजन इनहेबिटेटेड बाय ए ट्राइब और जन वाज कॉल्ड जनपद। तो एक जो क्षेत्र था होता है जहाँ पे मतलब कि एक क्षेत्र ऐसा बसा हुआ, उसको मतलब कि एक विशेष क्षेत्र को, जिसको क्या कहते थे, जन, और फिर वही जन जो है आगे चल करके जनपद में बन गए। लिटरली द वर्ड जनपद मीन्स द लैंड वेयर जन सेट इट्स फुट। यानी कि लिटरली इस वर्ड का क्या अर्थ है, इस वर्ड का अर्थ होता है जैसे कि लैंड का मतलब क्या होता है, ज़मीन, भूमि, और जन का मतलब जनता, यानी कि कोई जो जन है, जनता यानी कि हम लोग इंसान जो भी हैं, तो उनका जो फुट है, पैर, तो वो फुट जहाँ पड़ा उस जगह को जनपद, जन मतलब जनता का, पद मतलब पैर, जनता का पैर जिस स्थान पर पड़ा वो हो गया जनपद। गांधार, कुरु, पांचाल एंड विदेह लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार वर सम ऑफ द जनपद्स। तो कुछ जनपद्स जो हैं उसके एग्जांपल्स देखिए है। गांधार है जो कि अभी इस वर्ष में जो मॉडर्न टाइम में, प्रेजेंट टाइम में अफ़गानिस्तान है वहाँ पर आता है गांधार। कुरु और नेक्स्ट है कुरु, पांचाल और विदेह, ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार में है। तो ये कुछ जनपद के एग्जांपल्स हैं। इन द बिगिनिंग टोटल जनपद देखिए बच्चों 16 हैं टोटल। देखिए यहाँ पे इंडिया का मैप दिखाया गया है, इसमें जनपद दिखाए गए क्या क्या है। देखिए यहाँ पे है कंबोज, ये रहा गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, विदेह, अंग, काशी, मगध, वत्स, चेदी, अवंती, मत्स्य और अश्मक। ये देखिए साउथ इंडिया में, ये जो साउथ इंडिया है इसमें ये अश्मक ही एक जनपद था, सिर्फ ओनली एक जनपद था जो साउथ में था, बाकी के सारे इधर नॉर्थ में थे। तो ये टोटल 16 महाजनपद थे। इन द बिगिनिंग पीपल बिलोंगिंग टू सेम ट्राइब इनहेबिटेड ए जनपद। यानी कि शुरू में लोग जो एक ही सेम ट्राइब्स के थे, सेम जैसे कि एक ही जाति विशेष के थे, तो वो एक साथ ही रहने लगे, उनका एक ग्रुप बन गया। तो इसी क्षेत्र को लोग क्या करने लगे, एक जनपद के रूप में वे संगठित होने लगे। बट द एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरीज थ्रू कन्क्वेस्ट दे केम टू बी नोन एज महाजनपद। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो जनपद थे धीरे धीरे अपने क्षेत्र को, अपने एरिया को जो है सो वो बढ़ाने लगे और एक दूसरे के ऊपर अधिकार करने का इनमें होड़ लग गया। तो इस तरह से जो जनपद थे वो धीरे धीरे जब एक दूसरे को हथियाने लगे, एक दूसरे का क्षेत्र को हथियाने लगे, तो वो धीरे धीरे जो महाजनपद के रूप में उभरने लगे थे।
मगध, वत्स, अवंती, कोसल, मत्स्य, अंग, काशी वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग महाजनपद। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट और शक्तिशाली महाजनपद थे उस समय के। द मगध emerged as the most powerful महाजनपद as it conquered the territories of the other महाजनपद। जो मगध था वो एक बहुत ही सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया था और उसने कई सारे प्रदेशों अपना साम्राज्य का विस्तार किया और उसने कई सारे प्रदेशों को जो है उस पर विजय प्राप्त करके उसको हथिया लिया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मैट्रिमोनियल अलाइंसेज विद डॉटर्स ऑफ अदर रूलर्स वाज आल्सो ए स्टेप टुवार्ड्स एक्सपेंडिंग पावर। और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने बहुत सारी मैट्रिमोनियल अलाइंसेस मतलब कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। बहुत सारे राज्यों के राजाओं से की जो बेटियां थीं उनसे शादी करके अपनी शक्ति का विस्तार किया, क्योंकि जब उनकी बेटियों से शादी कर लिया तो वो राजा उसके मित्र हो गए। तो इस प्रकार से जब वो किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण करता तो वो राज्य उसका साथ देता था। तो इस तरह से वो उन्होंने जो मगध था उसने अपनी पावर को बढ़ाया था। ऑल दीज महाजनपद लेटर बिकम पार्ट्स ऑफ मगध एम्पायर। और ये सभी महाजनपद जो है धीरे धीरे करके बाद में मगध साम्राज्य के पार्ट बन जाते हैं। शुरू में तो स्टार्टिंग में तो 16 होते हैं, लेकिन जब मगध जो धीरे धीरे शक्तिशाली बन के उभरते जाता है तो धीरे धीरे करके वो सबको हथियाते जाता है, सब पे आक्रमण करके जीतते जाता है और वो सारा धीरे धीरे करके बाद में वो सारे के सारे मगध के अंदर आ जाते हैं। देयर वर ए फ्यू किंगडम्स वेयर द रूलर्स वर चूजन बाय द पीपल ऑफ द किंगडम्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी साम्राज्य थे, ऐसे भी किंगडम थे जहाँ पर शासक का चुनाव जो है वो लोगों के द्वारा किया जाता था। दिस किंगडम्स वर नोन एज गणसंघ। और ये किंगडम थे, जो ये साम्राज्य था उसे गणसंघ कहा जाता था। गणसंघ में यहाँ पर राजा का चुनाव कैसे होता था? लोगों के द्वारा होता था। द ऑफिस ऑफ द रूलर वॉज नॉट हेरिडिटी। जो रूलर था, जो शासक था, उसका जो पद होता था वो हेरिडिटी नहीं था, वंशानुगत नहीं था, यानी कि राजा के बाद उसका बेटा ही बनेगा ऐसा नहीं था, बल्कि जनता जिससे चुनती थी वो बनता था। जैसा कि आज के टाइम में हम देखते हैं इंडिया में, ऐसा नहीं कि जो प्राइम मिनिस्टर है नेक्स्ट फिर उसके बाद उसका बेटा ही बनेगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ पे लोग चुनते हैं। तो उसी तरह था, उसको गणसंघ कहा जाता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गणसंघ वर लिच्छवीज ऑफ वैशाली, शाक्य ऑफ कपिलवस्तु, वृजिस ऑफ मिथिला, मल्ल ऑफ पावा। तो ऐसे कुछ गणसंघ कौन थे? जैसे कि वैशाली के लिच्छवी थे, कपिलवस्तु के शाक्य थे, मिथिला के वृजिस थे और पावा के मल्ल थे। ये सब कुछ इस प्रकार के गणसंघ के एग्जाम्पल्स हैं। देयर वर एन असेंबली इन ईच रिपब्लिक। और इन सभी गणसंघ में इनका एक असेंबली होता था, सभा होती थी। इट मेड लॉज। और ये सभा क्या करती थी? लॉ बनाती थी, रूल्स बनाती थी, लोगों के लिए कानून बनाती थी। द राजा और किंग वाज इट्स हेड। और राजा इसका हेड होता था इस असेंबली का। इम्पॉर्टेंट रूलर्स। तो इस साम्राज्य का ये जो किंगडम था 16 महाजनपद थे, तो इनके इम्पॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हुए उसके बारे में देखते हैं। पहला है फर्स्ट बिम्बिसार। तो बिम्बिसार का जो टाइम था रूल करने का वो कितना था? 542 से 492 BC तक था। ही वाज इंटेलिजेंट एंड ए फार साइटेड रूलर। ये बहुत ही इंटेलिजेंट भी था और दूरदर्शी शासक था। नॉट ओनली डिड ही अटेंड हिज एम्पायर बट आल्सो हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशंस। इसने केवल अपने साम्राज्य का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि एक बहुत ही अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था को भी स्थापित किया था। ही नेवर टॉलरेट एनी इनसफिशिएंट ऑफिशियल्स। और उसने किसी भी इनसफिशिएंट ऑफिशियल्स को बर्दाश्त नहीं किया था। ही कंसल्टेड द विलेज हेडमैन ग्रामीण। तो उस समय जो विलेज का हेडमैन कौन होता था? ग्रामीण होता था। तो वहाँ की प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए वो हमेशा ग्रामीणी से कंसल्ट करता था। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि विलेज का हेड कौन होता था? ग्रामीणी होता है। बिम्बिसार्स कैपिटल वास राजगीर। बिम्बिसार की कैपिटल क्या थी? राजगीर थी, जो कि पटना के नज़दीक में है। और पटना कहाँ है? बिहार में है। उसके बाद नेक्स्ट जो रूलर आया वो था अजात शत्रु। अजात शत्रु का टाइम कितना है? कितने टाइम तक उसने शासन किया? 492 से 460 BC तक उसने वो राजा के पद पर था। द सेकेंड मगध किंग इस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल पाटलिपुत्र इन विलेज पाटली ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। जो सेकंड मगध का किंग था, फर्स्ट कौन था? बिम्बिसार था और उसकी कैपिटल कहाँ थी?
राजगीर थी। लेकिन जब ये अजातशत्रु जब बना तो इसने अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र में स्थापित किया। उसने चेंज करके कहाँ बना दिया? पाटलिपुत्र को। और पाटली क्या था? एक गांव था पाटली, जो कि गंगा नदी के किनारे था। तो उसको उसने अपना कैपिटल बनाया। ही अनेक्स्ड कोसल, काशी एंड वैशाली एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर। और उसने कौशल, काशी और वैशाली को हड़प कर अपने क्षेत्र में शामिल करके और इस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ही बिल्ट ए फोर्ट्रेस टू कीप ए वॉच ओवर लिच्छवी रूलर टू द नॉर्थ ऑफ रिवर गंगा। तो गंगा रिवर के नॉर्थ में लिच्छवी राजवंश जो थे उस पर नज़र रखने के लिए इसने क्या किया था? बहुत सारे किले बनवाए थे, जिसके ऊपर जाकर के ये लिच्छवी राजवंश की नज़र रखते थे। अजातशत्रु वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अजातशत्रु जो था वो बहुत ही बुद्धिज्म और जैनिज्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बहुत ही प्रभावित था, डीपली इन्फ्लुएंस्ड था। नेक्स्ट है दार्शक। ये इसका शासनकाल क्या था? 460 से 444 BC। अकॉर्डिंग टू पुराण्स ही बिकेम द किंग ऑफ मगध आफ्टर द डेथ ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु के डेथ के बाद ये राजा बनता है। अकॉर्डिंग टू पुराण, यानी कि पुराणों के अनुसार अजातशत्रु के बाद का जो शासक आता है वो दार्शक होता है। टू इम्पॉर्टेंट डायनेसिटीज शिशुनाग्स एंड नंस रूल्ड द मगध आफ्टरवर्ड। और इसके बाद मगध पर दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज आते हैं, दो बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश का आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक शिशुनाग होता है वंश और दूसरा नंद वंश होता है, जो मगध पर शासन करते हैं। इसके बाद मगध अटेंड ए वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन अंडर द नंद। तो जब नंद लोगों का शासन आता है तो उस समय जो मगध होता है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस, यानी कि बहुत ही प्रतिष्ठित पद, वहाँ पोजीशन जो है वो प्राप्त कर लेता है मगध। किसके नेतृत्व में? नंद लोगों के नेतृत्व में। जब नंद लोगों का शासन आता है उस समय ये और भी ज़्यादा, मतलब कि इसका महत्व बढ़ जाता है। दे एक्सटेंडेड द टेरिटरीज ऑफ मगध फर्दर। और ये जो नंद होते हैं ये मगध साम्राज्य का और भी विस्तार करते हैं और भी बहुत सारे टेरिटरीज को अपने क्षेत्र में शामिल करते जाते हैं। द लास्ट किंग ऑफ नंद डायनेस्टी वाज घनानंद। ही रूल्ड फ्रॉम 345 BCE टू 322 BCE। तो जो नंद वंश का सबसे लास्ट किंग था वो कौन था? घनानंद था। नंदवंश का सबसे लास्ट किंग घनानंद था और इसका शासनकाल था 345 BCE से 322 BCE तक। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब इतना बड़ा साम्राज्य था मगध का, तो उसका वहाँ का प्रशासन व्यवस्था कैसा था? उस समय वहाँ के राजा लोग इतने बड़े साम्राज्य पर किस प्रकार नियंत्रण रखते थे? तो उसके देखते हैं इसमें हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। द किंग वाज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट। जो राजा था वो स्टेट का, राज्य का क्या था? सुप्रीम हेड होता था। ही बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंजॉयड वास्ट पावर्स। वह बहुत ही शक्तिशाली होता था और अपनी शक्तियों का पूरी तरह से वो पूरा का पूरा उपयोग करता था। ही वाज आल्सो द हेड ऑफ द आर्मी एंड लेड द वार्स। और वो आर्मी का भी हेड होता था और युद्ध का भी वो नेतृत्व करता था, यानी कि युद्ध करना भी करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो वही डिसाइड करता था, क्योंकि वो आर्मी का हेड होता था। ही वाज रिगार्डेड एज गॉड एमोंग हिज पीपल। और जो अपने प्रजाजन थे, जो लोग थे उसके, उस साम्राज्य के, जिसका वहाँ का वो जो राजा होता था, तो वहाँ के लोग उसको भगवान के रूप में, भगवान का दर्जा उसको देते थे। देयर वर मैनी ऑफिशियल्स टू असिस्ट हिम इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज़। और बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे, असिस्टेंट होते थे बहुत सारे, जो कि अपनी ड्यूटीज़ को करते थे। द ऑफिशियल्स वर कॉल्ड महामात्रस। तो ये जो ऑफिशियल्स होते थे इनको क्या कहा जाता था? महामात्र कहा जाता था। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स। और ये मिनिस्टर्स का कार्य करते थे। मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री। द अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स वर सेनानायक। और कुछ अन्य भी ऑफिशियल्स थे, वो क्या थे? सेनानायक थे, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी, आर्मी का चीफ। और संग्रहित्री यानी कि ट्रेजर। और पुरोहित यानी प्रीस्ट। ग्रामिनी
हेड ऑफ विलेज, विलेज का हेड। आयुक्तास परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन एट द स्टेट लेवल। तो ये जो पोस्ट होता था आयुक्तास का, ये स्टेट लेवल के काम करने में उसी के लेवल का कुछ जो भी फंक्शंस होते, काम होते थे, उसी के बराबर का उसको करता था। द सिलेक्शन ऑफ ऑफिशियल्स वर मेड बाय द काउंसिल ऑफ रिपब्लिक्स। और इन ऑफिशियल्स का सिलेक्शन कैसे होगा, ये सब जो है वो जो काउंसिल होती थी रिपब्लिक, वो डिसाइड करती थी कि इनको कैसे चुना जाएगा। द मिनिस्टर प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो प्रशासन चलाया जाता था, इन प्रशासन व्यवस्था में मिनिस्टर जो होते थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। द किंग हैड ए पावर एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी कंप्राइजिंग ऑफ इन्फेंट्री, कैवेलरी, वार एलिफेंट्स एंड चैरियट्स। तो किंग के पास एक बहुत ही पावरफुल और बहुत बड़ी सेना थी। बहुत बड़ी सेना, कैसी सेना थी? डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, बहुत बड़ी डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, जिसमें क्या क्या था? इन्फेंट्री थे, यानी कि जो पैदल सेना होती है वो थे, कैवेलरी थे यानी कि घुड़सवार थे, और वार एलिफेंट्स थे, और एलिफेंट्स थे जिनका युद्ध में यूज़ किया जाता था, और चैरियट्स थे, रथी भी थे। तो इतनी सारी चीज़ें उनकी आर्मी में शामिल होते थे। तो इस तरह से उनका ये इस समय जो है मगध का जो महाजनपद का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी का नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि इस समय का सोशल कंडीशंस कैसा था, रिलीजन क्या था, और इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, और मगध जो है एक सक्सेसफुल एम्पायर कैसे बना। ठीक है, तो आज हम इसका बस यहीं तक का पार्ट पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तक का। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।